हरे कृष्णा, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। तो लॉ ऑफ थॉट्स हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला। आज हम लोग लॉ ऑफ थॉट्स में डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या होता है। डिफॉर्मेशन बेसिकली ये होता है कि डिफॉर्मेशन समझने के लिए आपको इंसानों के कुछ राइट को समझना पड़ेगा। हमने टॉट में क्या पढ़ा था? जब आप लोगों ने टॉट पढ़ा तो आप लोगों को एक चीज़ याद होगी। टॉट मतलब क्या कि किसी एक इंसान का सिविल राइट है, और वो जो सिविल राइट है वो क्या होता है, वो जब वायलेट होता है, मतलब उसको कोई हार्म करता है, उसके बाद उसके पास डैमेजेस का राइट होता है। तो यही हमने पढ़ा था टॉट्स में। आपने डेफिनेशंस पढ़ी होगी बहुत सारे जूरिस्ट की, थिंकर्स की। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके पास राइट टू रेपुटेशन है। ठीक है, अगर हम लोग के पास एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, तो ये है ना कि एक पल के लिए बिना इंसान, एक कहावत है हिंदी मुझे याद नहीं है ना, तो एक पल के लिए जो इंसान है वो बिना खाना पानी के रह सकता है, लेकिन इज्जत चली गई तो नहीं रह पाएगा, है ना। तो इज्जत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक इंसान के पास अधिकार है रेपुटेशन का। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? वो टॉट होता है जिसमें क्या होता है कि रेपुटेशन इंसान का, उसे हर्ट किया जाता है, उसे इंजर किया जाता है बिना किसी जस्टिफिकेशन या बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज़ के। किसी ने चोरी करी है, आप उसे जेल लेके जा रहे हैं, तो कल वो इंसान ये केस नहीं फाइल कर सकता कि अरे इससे तो मेरा रेपुटेशन हार्म हो रहा है। ये क्यों नहीं फाइल कर सकता? वो कैसे फाइल कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल ही नहीं है। मतलब वो उसका ये फाइल करना रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसे ले जाया गया था जेल में, वो सही तरीके से ले के गए थे, वो लॉफुल था ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के राइट होते हैं। देखो, एक हम लोग के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, और एक होता है हमारे पास रेपुटेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या है? एक तरीके से ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1) के अंडर, उसका ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम कुछ भी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो उसका मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं किसी का भी राइट नहीं हार्म कर सकती हूँ, और किसी की रेपुटेशन नहीं इंजर कर सकती हूँ। फिर हमारे पास केस लॉज है, बहुत सारे केस लॉज हैं। यहाँ पे एक केस लॉ बताती हूँ। डिक्सन वर्सेस होल्डन का केस है। यहाँ पे बोला गया कि जो एक इंसान की रेपुटेशन होती है उसकी प्रॉपर्टी के तुल्य होती है, और बल्कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं रेपुटेशन ज़्यादा वैल्यूएबल होती है रेदर देन किसी प्रॉपर्टी के, है ना। ये होता है ना कि समाज में एक बार इज्जत चली गई तो सब चला गया। फिर विनफील्ड ने भी इसकी डेफिनेशन दी है कि हम ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं जिससे कि किसी इंसान की रेपुटेशन या उसके बारे में क्या सोसाइटी वाले लोग सोचते हैं वो कम हो जाता है, मतलब उसे थोड़ी छोटी नज़रों से देखने लग जाते हैं, और लोग उसे अवॉइड करने लग जाते हैं, लोग उस इंसान को गलत समझते हैं। तो ये सब क्या है? इसे हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डिफॉर्मेशन दोनों सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। आईपीसी में भी इसकी पनिशमेंट है, क्राइम भी है और सिविल रॉन्ग भी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले पार्ट से कंसर्न है। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है लिबल, एक होता है स्लेंडर। लिबल क्या होता है? ये रिटन फॉर्म होता है, मतलब कोई परमानेंट फॉर्म होता है। जैसे कि आपने कॉपी न्यूज़पेपर में लिख के पब्लिश कर दिया, या फिर क्या कहते हैं कि आपने पत्थर होते हैं ना, पत्थरों पे आपने लिख दिया, एनग्रेव करा दिया, मतलब कोई भी चीज़ जो कि परमानेंट फॉर्म में रहती है। तो अगर आप कोई गलत या कोई भी डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट, मतलब जिससे किसी इंसान की रेपुटेशन कम हो, उसे आप परमानेंट फॉर्म में पब्लिश कर देते हो, मतलब लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लिबल बोलते हैं, बट बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड स्लेंडर क्या होता है? स्लेंडर जो होता है वो आपने जस्ट बोली गई बात है। यहाँ पे जो आपने डिफॉर्मेशन किया है या फिर जो भी आपने गलत स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, वो आपने बोला है, मतलब टेम्पररी फॉर्म में, नॉट जस्ट बोलना, मतलब वर्बल या ओरल स्टेटमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो टेम्पररी फॉर्म में है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेंडर। तो स्लेंडर देखा जाए कम खतरनाक है, क्यों? क्योंकि परमानेंट फॉर्म में नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग लिबल देख रहे हैं तो ज़्यादा खतरनाक है, वो परमानेंट फॉर्म में है। तो इसका बीच का डिस्टिंक्शन समझ ही आ गया होगा आप लोगों को। तो जो लिबल होता है ये दोनों सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग है, लेकिन जो स्लेंडर है वो मेजरली क्या है? स्लेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्लेंडर जो ज़्यादा खतरनाक नहीं हो, तो जस्ट आपने बोल दिया, वो टेम्पररी फॉर्म में, तो उससे इतना किसी इंसान का रेपुटेशन नहीं इंजर होगा। मे भी सबको नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी फॉर्म में है। बट वहीं पे अगर हम लोग देखें, लिबल है वो जिसको नहीं भी पता चलना होगा उसे भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट फॉर्म में, मैंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया। अब आप बताओ किसे नहीं पता चलेगा? सबको पता चल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिबल है वो क्या है, वो हमारा दोनों है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। बट जो स्लेंडर है वो क्या है, मेरे लिए वो सिविल है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे स्लेंडर सिर्फ सिविल नहीं है, जैसे कि आप लोग कुछ सिडिशन का चीज़ कर रहे हो तो क्रिमिनल बन जाएगा, भले से आपने बस बोला है लेकिन आपने कुछ भी सिडिशन से रिलेटेड बोला। खैर अब तो हमारा सिडिशन को हटा दिया गया, लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़े कि अगर आप लोग मान लो देश के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो या फिर आप कुछ ऑब्सीन चीज़ें बोल रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, कंटेम्प्ट में जस्ट आपने बोला है तो हम उसे परमानेंट फॉर्म ही मानेंगे। मतलब उसे हम लोग स्लेंडर है भले से परमानेंट फॉर्म में नहीं है, आपने बोला वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो एक एज अ क्राइम पनिशेबल होगा। जो लिबल होता है वो एक्शनेबल पर से होता है, मतलब आप जस्ट दिखा दो कि ये भैया ये न्यूज़पेपर है, इन्होंने मेरे बारे में ये पब्लिश किया है, तो अब जो है पूरा केस बनता है। यहाँ पे कोई आपको स्पेशल प्रूफ नहीं देना है कि मेरे को कोई स्पेशल डैमेज हुआ है, ये सब आपको प्रूफ नहीं देना है। बट स्लेंडर में आपको देना पड़ेगा कि मेरे को स्पेशल डैमेज हुआ है। हाँ, कुछ केसेस हैं जहाँ पे नहीं देना है, जैसे जहाँ पे स्लेंडर जो है वो क्राइम है, जैसे मैंने आपको बताया ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये सारी चीज़ें। तो mere loss of reputation isn't sufficient to constitute an action for slender. There must be loss of some material advantage. तो स्लेंडर बड़ी ही टेढ़ी खीर है। ये नहीं है कि जस्ट आपने बोल दिया कि मेरे को किसी ने उल्टा सीधा बोला तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि आपको किसी तरीके का नुकसान भी होना चाहिए, कोई सिर्फ रेपुटेशन ही ना जाए बल्कि आपको कुछ नुकसान होना चाहिए। मे बी आप कुछ बिजनेस में डील कर रहे हो बट लोगों को पता चला कि अरे ये तो ऐसे है, तो आपको डील मिलना कम हो गई, तो ये सारी चीज़ें। और फिर अगर क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब केस फाइल करने का कितना टाइम पीरियड है, तो अगर हम इंग्लिश लॉ में बात करें तो लिबल के लिए 6 साल तक टाइम पीरियड है और स्लेंडर के लिए 2 साल है। कि अगर स्लेंडर का केस है तो 2 साल के अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा। लिबल का केस है तो 6 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 6 साल के अंदर आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो इंडिया में क्या है कि एक ही टाइम पीरियड है जो कि 1 साल है दोनों के लिए, लिबल के लिए भी और स्लेंडर के लिए भी, ठीक है। और हाँ, हमारे यहाँ जैसे मैं आपको लिबल और स्लेंडर बता रही हूँ, बट इंडियन लॉ में लिबल और स्लेंडर ये दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। और लेकिन हम लोग देखें इंग्लिश लॉ में तो इन लोगों के बीच में डिफरेंस है, बट हमारे इंडियन लॉ में कोई डिफरेंस नहीं, हम तो इसे बराबर ही डील करते हैं और सबका अपना अपना रीजनिंग है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा है, ठीक है। और इनफैक्ट इंडिया में तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है कि स्लेंडर भी एक्शनेबल पर से, मतलब लिबल में जस्ट आपने दिखा दिया कि आपको कुछ परमानेंट फॉर्म में कुछ डिफॉर्मेटरी या गलत स्टेटमेंट पब्लिश किया तो एक्शनेबल होता है, सेम ऐसे स्लेंडर भी है ना। इंडिया में तो ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे गए, जैसे हम लोग के पास ये केस है तो आप इन केस को भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन लॉ में इन लोगों को हम लोग क्या सेम ही ट्रीट करते हैं। तो स्लेंडर कब एक्शनेबल पर से होता है, मतलब कब, जस्ट मैंने दिखा दिया कि किसी ने टेम्प्रेरी फॉर्म में जस्ट बोला है डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट मेरे बारे में, वो टेम्प्रेरी फॉर्म में से कुछ भी गलत या डिफॉर्मेटरी बोला है, तो मैं कब एक्शन ले सकती हूँ, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है। तो मतलब कौन कौन सा सिचुएशन है, नॉट प्री रिक्विजिट, आई मीन टू से कि कौन कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे भले से स्लेंडर है, भले से टेम्प्रेरी फॉर्म में, लेकिन फिर भी वो लिबल की तरह ट्रीट होता है, मतलब एक्शनेबल पर्सन, जस्ट आपको दिखाना है कि ये हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई आप अक्यूज़ कर रहा है क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, या फिर कोई अक्यूज़ कर रहा है कि इसको वायलेंट डिसीज़ है, क्योंकि ऐसे लोग को लिटरली कोई वायरस से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, कोई बोलते से एड्स है, तो लोग ऐसे लोग से डिस्टेंस बनाते हैं ना। फिर आप क्या कहते हैं कि किसी ऑफिस किसी प्रोफेशन के बारे में बोल रहे हैं, किसी लड़की को अनचेस्ट बोल रहे हो, तो वुमेन के लिए तो चेस्टिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है ना। और इनफैक्ट अगर हम लोग इंडियन बैकग्राउंड देखें तो वुमेन का कैरेक्टर इस पे जज हो सकता है। फिर अगर हम कास्ट से रिलेटेड चीज़ें कुछ बोल रहे हैं तो ये सब क्या है, ये भले से स्लेंडर है लेकिन ये सब क्या है, एक्शनेबल पर से है। तो अब मुझे डिफॉर्मेशन का केस बनाना है, तो क्या क्या मतलब एसेंशियल्स है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, फॉल्स और डिफॉर्मेटरी होने चाहिए। फॉल्स और डिफॉर्मेटरी, इसका क्या मतलब, कब हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट जो डिफॉर्मेटरी है। डिफॉर्मेटरी हम तब बोलेंगे जब वो प्लेंटिफ को मतलब लोग प्लेंटिफ को वो स्टेटमेंट सुनने के बाद लोगों के अंदर उस
प्लेंटिफ को लेके जिसके खिलाफ वो स्टेटमेंट बोला गया है उसके खिलाफ एक घृणा होने लग जाती है। लोग उसे मतलब बहुत डिस्कस वाली नज़रों से देखते हैं, अरे कौन आ रहा है, खुसफुसाने लग जाते हैं। जब वो आता है तो उससे दूरी बनाए लगने लग जाते हैं। मुझे याद है मेरे गांव में गांव में तो ज़मीन वमीन के मामले इतने चलते हैं, तो हुआ होगा कोई ज़मीन का मामला, तो कोई आदमी ने मार दिया होगा किसी को, जेल गया होगा। तो आदमी जैसे ही बाहर निकलता सब उसके बारे में क्या करने लग जाते थे, धीरे धीरे बोलने लग जाते थे, अरे यही था, जेल गया था, पुलिस ने बंद किया था, अरे सीने से को मारा। तो फुसफुसाने लग जाते हैं और साइड चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बता रही थी, है ना। और फिर लोग उसे अवॉइड करने लग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस इंसान को सब अवॉइड करने लग गए थे। पहले जो सोसाइटी में इज्जत थी, सब बोलते थे कि अरे ये तो बहुत सही दिखता था, बड़ा सीधा दिखता था, ये तो ऐसा था, लेकिन देखो किसी का कुछ नहीं पता होता, कौन क्या कर सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब डिफॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, अब ये चेक करना है हमें कि डिफॉर्मेटरी है कि नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं मोटी चमड़ी वाले होते हैं। अब जैसे मैं बात बताती हूँ, हम लोग कोर्ट जाते हैं, ठीक है, मैं वकीलों का एग्जाम्पल देती हूँ। कोर्ट जाते तो जो सीनियर वकील होते हैं, जूनियर वकील की मतलब क्या क्या नहीं बोलते जूनियर वकील को, है ना। तो वो कुछ नहीं बोलते, जूनियर वकील चुपचाप सुन लेता। अगर थोड़ी पहुंच ज़्यादा रहती तो यही होगा कि सीनियर को छोड़ देगा, नया सीनियर पकड़ लेगा, वरना अधिकतर तो बहुत सहते ही हैं। तो यहाँ पे अब उनकी तो मोटी चमड़ियाँ देखा जाए तो वो भी तो डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, बट वो बोलते हैं कि इट्स नॉर्मल। क्या हमने इसे नॉर्मलाइज कर दिया? आपको डरा नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ जो सिचुएशन है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट है डिफेमेटरी है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो राइट थिंकिंग मेंबर्स है सोसाइटी के, वो लोग इसे कैसे लेने वाले हैं। राइट थिंकिंग मेंबर्स मतलब जो बड़े बुजुर्ग है सोसाइटी के, वो इसे कैसे देख रहे हैं, वो इसे एज डिफेमेशन देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना। बड़े बुजुर्ग कहना वर्ड गलत है, आप लोग समझोगे कि जो लोग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के होते हैं, नहीं, बड़े बुजुर्ग इन द सेंस कि मतलब जो जिनको हम लोग सोसाइटी में जिनकी कोई इज्जत है, जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, वो लोग इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, फिर एक हम लोग के पास केस है रामधर वर्सेस फूलवती बाई का केस। अगर जस्ट बिकॉज किसी ने इंसल्ट किया है ना, तो मतलब नॉर्मली उसके लिए मतलब सिर्फ इंसल्ट के लिए कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन इंसल्टिंग वर्ड ऐसे है कि जिससे कि लोग उसको बहुत ही ह्यूमिलिएट करने लग जाए। जैसे क्या होता है कि वकील है, वो इंसल्ट करता है, तो वो सीनियर जूनियर को इंसल्ट करता है, तो वो एक्शनेबल नहीं होगा। लेकिन वो कैंटीन में खड़े होकर सीनियर वकील जूनियर वकील को कुछ कह रहा है कि बाकी वकील भी डिस्गस्टेड हो चुके हैं, तो भैया ये एक्शनेबल होगा। और करते हैं ऐसा वकील। आप लोग थोड़ा देख के सोच समझ के करिएगा, है ना, सारी चीज़ें। ठीक है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? अगली चीज़, फॉल्स होना चाहिए, गलत होना चाहिए। वरना क्या कहते हैं कि अगर कोई आप डिफेमेटरी स्टेटमेंट डाल रहे हो, मतलब वो उससे किसी की सोसाइटी में रेपुटेशन तो कम हो सकती है, आप वैसा कोई स्टेटमेंट डाल रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई स्टेटमेंट डाल रहे हो और वो सही है, तो उसे हम लोग डिफेमेशन नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये जो वर्ड्स है वो गलत है ना, कि मतलब जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। वो किसके ऊपर है? वो प्लेंटिफ के ऊपर उसका बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है। हम वरना प्लेंटिफ इसमें क्यों पड़ेगा, है ना। कि वो फॉल्स अगर ट्रू होगा तो प्लेंटिफ बोलेगा ना, ये तो कॉमन अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी लिख रखा है मैंने, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स ऐसी चीज़ है ना जो कि शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, इससे मैंने काफ़ी डिटेलिंग में लिख रखा है। जब आप थोड़ा टाइम बाद आगे जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं इतने की नीड नहीं है, कम में भी हो जाएगा। फिर एक केस है साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामाकृष्णन। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेलवे गार्ड था, वो टिकट चेक कर रहा था, तो उसने प्लेंटिफ को बुलाया, बोला कि भैया अपनी टिकट दिखाओ। बाकी पैसेंजर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, और वो ये बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि अरे भैया तुम ऐसे ही चढ़ गए, तुम्हारे पास टिकट विकट नहीं है ना, ऐसे थोड़ा जलील करने टाइप्स, या तो तुम गलत टिकट के साथ बैठे हो। तो प्लेंटिफ अपना सही टिकट दिखा देता है। तो ये बोला गया कि ये डिफॉर्मेशन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो मतलब सब बोनाफाइड बोला, और क्या पता उसे देख के ऐसा लगा, और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, तो उसे लगा कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है, तो डिफॉर्मेशन नहीं था। अगला हम लोग पढ़ेंगे इन्यूएंडो। इन्यूएंडो क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होता है वो सामने से तो इनोसेंट दिखेगा, है ना, सामने से लगेगा कि अरे ये क्या ही है ना। जैसे बोल दे कि अरे आपको लगता है चश्मे की ज़रूरत है,
अब नॉर्मली आपको लग रहा होगा मे बी उसकी आई साइट वीक होगी तो मैं कह रही हूँ चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन हम ऐसे भी तो बोलते हैं किसी को कुछ दिखता नहीं है तो चश्मा लगवा ले। तो क्या इसका डुअल मीनिंग है। तो देखने से तो इनोसेंट लग सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या कहते हैं कि कुछ दूसरा मीनिंग छुपा हुआ होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेटरी बोलते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, कोई जज है, वो बोल रहा है कि अ, आपको लगता है दूर तक का दिखाई नहीं देता है, तो नॉर्मली किसी को लगेगा कि अरे ये आई साइट की बात कर रहे हैं, है ना। बट वो बेइज्जती के सेंस में बोल रहा है कि मतलब फार साइटेडनेस नहीं है, कि वो आगे की चीज़ों का पता नहीं कर पाता, इतना दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ है ना। तो ये तो ऐसे भी हम लोग डिफॉर्मेटरी मानेंगे। हाँ, बस हम ये है कि सर्कमस्टांसेस देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस हैं। इसमें क्या हुआ कि एक टॉले वर्सेस जेएस फ्राई का केस है। इसमें जो डिफेंडेंट था उसने एक एडवर्टाइज़मेंट निकाला। एडवर्टाइज़मेंट में क्या किया कि एक गोल्फ चैंपियन था, उसको दिखाया और उससे पूछा नहीं था, उसका कैरिकेचर लिया, है ना, मतलब उसका फिगर लिया और ये दिखाया कि वो गोल्फ खेल रहा है और और जो डिफेंडेंट का चॉकलेट था वो उसके पॉकेट में था, है ना। तो फिर क्या कहते हैं कि और लिखा हुआ था कि चॉकलेट वाज एज एक्सीलेंट एज प्लेंटिव्स ड्राइव। मतलब ये समझ लो कि गलत उसका नाम, मतलब उसकी फोटो लगा के उसके पॉकेट में दिखा दिया कि वो चॉकलेट है। अब क्या होता है कि प्लेंटिव ने बोला कि यार लोग मुझे कितना गलत समझने लग जाएंगे कि ये अपनी पोजीशन के चॉकलेट एडवर्टाइज करने के लिए यूज़ कर रहा है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे बहुत सारे। यहाँ पे तो देखोगे कि तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिन्हें हम लोग रोल मॉडल्स कहते हैं। वो लोग कैसी कैसी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करते हैं, बूस्ट का करते हैं, है ना। जो बूस्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं आपको लगता है बूस्ट पीते होंगे, फ्रूटी का जो एडवर्टीजमेंट करते हैं आपको लगता है फ्रूटी पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट करते हैं आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे। नहीं पीते हैं वो लोग, बस हमारे सामने एडवर्टीजमेंट करते हैं, है ना। तो कई लोग नहीं करते, जो लोग प्रमोट नहीं करते वो लोग नहीं करते। तो ऐसे लोग को रोल मॉडल्स नहीं बनाना चाहिए ना हम लोग को, हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया कि डिफेमेटरी है, तो बिना उससे पूछे तुम्हें चॉकलेट एडवर्टाइज करे, मे भी उसके प्रिंसिपल्स के यहाँ पता खिलाफ हो, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। अगली चीज़ है नॉलेज और इंटेंशन टू डिफेम इज नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स है डिफेमेटरी है तो आपको पता ही हो कि हाँ मैं इसे ही मतलब मैं ऐसा करूँगा तो ये कोई डिफेम हो जाएगा, नहीं। या फिर वो आपका कोई इंटेंशन नहीं था। जैसे मैं एक केस बताती हूँ। ये क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस हैं। एक केस था, हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या कहते हैं ना कि किसी ने कोई बुक बनाया, तो उसमें एक करेक्टर के बारे में बताया था और एक्चुअली में उस करेक्टर का एक नाम उसी नाम का एक करेक्टर असलियत में था। उसने कुछ नाम रखा जेम्स वगैरह करके, पता नहीं, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। तो उसने जेम्स वगैरह करके एक नाम रख के करेक्टर को दिखाया था। अब क्या हुआ, उसने कॉमिक में बनाया था। अब असलियत में भी एक ऐसा ही करेक्टर था, मतलब असल जीवन में भी एक ऐसा ही आदमी था जेम्स, और सेम नाम था, सेम क्वालिटीज थी उसकी। तो उसने बोला डिफेमेशन है। तो भले से उसे नॉलेज नहीं था कि मैं उसे डिफेम कर रहा हूँ, बट ये क्या हो गया, डिफेमेशन हो गया। तो हमारे पास एक आगे पढ़ोगे केस, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। फिर हमारे पास एक केस है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि मिस्टर कैसिडी जो था अपने लॉफुल वाइफ के साथ नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी आता था, उसके साथ रहता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिफेंडेंट जो था उसने न्यूज़पेपर में एक फोटोग्राफ डाल दी मिस्टर कैसिडी की और एक और लड़की थी उसके साथ, कि ये कह के कि उनकी एंगेजमेंट अनाउंस हो गई। तो मिसेस कैसिडी ने केस फाइल किया, बोला कि ये तो इन्वेंडो है, इसका हिडन मीनिंग है, सामने से भले से देखने से नहीं लग रहा बट इसका हिडन मीनिंग है। लोग ये समझेंगे कि मैं एक कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, मैं लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं हूँ, है ना। तो ये डिफेमेशन था। फिर हमारे पास केस है मॉरिसन वर्सेस ऋषि एंड कंपनी। इसमें क्या कहते हैं कि जो डिफेंडेंट था उसने उसे लगा कि सही में शायद ऐसा है, तो उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट डाल दिया। उसे जेन्युइनली ये लगा कि जो प्लेंटिफ है उसने 2 ट्विंस को बर्थ दिया है, बल्कि प्लेंटिफ की शादी जो हुई थी 2 महीने पहले ही हुई थी। तो ये क्या हुआ, अब उसे पता नहीं थी ये बात, तो ये क्या हुआ, डिफेमेशन हुआ। डिफेमेशन हुआ, क्यों डिफेमेशन हुआ, क्योंकि 2 महीने पहले शादी हुई और 2 ट्विंस हो गए, तो डिफेमेशन है ना, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठता है ना। फिर हम लोगों के पास ये है कि द रूल दैट इट इज़ नो डिफेंस टू एक्शन फॉर लिबर और स्लैंडर टू शो द एब्सेंस ऑफ एनी इंटेंशन टू डिफेम इज नाउ मॉडिफाइड इन इंग्लैंड बाय द डिफेमेशन एक्ट 1952।
तो यहाँ पे जैसे सपोज होता है, जैसे अब इतने सारे लोग हैं, वो कॉमिक बुक वगैरह ये सारी चीज़ें लिखते हैं। मान लो गलती से उन्होंने कोई कैरेक्टर लिखा उसका, और ये दुनिया हमें पता नहीं, इतने सारे लोग हैं, हो सकता है किसी का भी नाम उस कैरेक्टर का सेम क्वालिटीज़ भी हो सकती है, तो ऐसे तो हर कोई डिफेमेशन फाइल कर सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग के पास एक डिफेंस है इंग्लिश लॉ में, डिफेमेशन एक्ट 1952 सेक्शन 4 में, जैसे कि इनोसेंट ऑथर या पब्लिशर जो अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। डिफेंडेंट को क्या क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है? डिफेंडेंट को ये प्रूफ करने की ज़रूरत है कि जो भी उसने वर्ड्स पब्लिश किए हैं वो इनोसेंटली पब्लिश किए हैं, है ना। वो मानता था कि हाँ सही है, उसका कोई गलत मोटिव नहीं था, उसका कोई मैलिस नहीं था, उसने वो इनोसेंटली पब्लिश किया है ना। और फिर जब जैसे उसे पता चला कि इसे डिफेमेशन हो रहा है, वो तुरंत करेक्शन के लिए अगर वो तैयार है तो उसे हम लोग ऐसा डिफेमेशन नहीं मानते, क्योंकि उसने इनोसेंटली किया था। इंडिया में भी देखें तो हम लोग लॉ जो है पॉसिबली सेम ही है इस केस में देखें तो। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला, डिफेमेशन एक्ट जैसे हमारा इंग्लिश लॉ में है, ये बोला गया कि कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर कोई स्टेटमेंट जो है कोई इंसान इनोसेंटली पब्लिश कर रहा है तो। लेकिन फिर जो डीपी चौधरी वर्सेस के.एम. मंजुलता का केस था, यहाँ पे बोला गया कि कोई लोकल वेर अ लोकल डेली पब्लिशर न्यूज़, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक लोकल न्यूज़पेपर होता है ना, उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश किया कि 17 साल की लड़की थी, वो अपने कॉलेज के किसी लड़के के साथ भाग गई है, और बाद में पता चलता है न्यूज़ गलत थी और नेग्लिजेंटली छाप दी गई थी। तो यहाँ पे इन लोग को लायबल कहा गया कि कितने इररिस्पॉन्सिबल है, मतलब लोग कुछ भी छाप रहे हैं। एक लड़की है, एंड यू नो इंडिया में कितना सेंसिटिव है गर्ल्स की पोजीशन, अगर हम लोग देखें कि और ऐसी कोई एलिगेशन उठा दे तो भैया पूछे ही मत, और लोग तो पता नहीं क्या क्या ही कहने लग जाएंगे। तो इतना भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना है ना। ऊपर से हमें ध्यान रखना चाहिए छोटे बच्चों के खिलाफ, गर्ल्स के खिलाफ, वो बहुत वल्नरेबल है सोसाइटी की। आई एग्री कि वुमेन भी क्राइम करे, बट हम लोग मेजोरिटी देखें ना तो रूरल एरिया ऐसी जगह, तो वहाँ पे वुमेन अभी भी बहुत वल्नरेबल है। लोग क्या बोलते हैं, आज भी लोग जज करते हैं कि अरे कलर ऐसा है तो शादी का ये वो, बहुत सारी चीज़ें। छोड़िए, हमें क्या, हम मतलब हमें भी इस टॉपिक से उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है सो है ना। हम लोग को चेंज लाना चाहिए, और लेकिन अभी तो हम टॉट्स पढ़ेंगे। कोर्ट ने ये बात बोली कि इंटेंशन और मोटिव इमटेरियल है डिफेमेशन, वरना कल को तो कोई ये बोल देगा नहीं मेरे को तो लग रहा था सच्ची है, मैं तो सही अच्छे मन से कर रहा था। वर्ड्स अगर एक्शनेबल, मतलब वर्ड्स एक्शनेबल होंगे, पर जो आपने बोला एक्शनेबल होगा, वो अगर फॉल्स और डिफेमेटरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सीडेंटली छाप दिया या ऐसे छप गया, है ना। और क्योंकि हमें मानते हैं कि हर एक इंसान को ये पता रहता है कि वो मतलब जो भी वो चीज़ें कर रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर मैं लिख दे रही हूँ कि 17 साल की लड़कियाँ भाग गई, तो मुझे एक अंदाज़ा होना चाहिए कि भैया इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उस लड़की के ऊपर। फिर हमारे पास एक केस है हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जॉन्स। ये वही वाला केस है जो मैंने बताया ना कि एक जॉन्स एक फिक्शियस पर्सन था, है ना। तो यहाँ पे वो डिफेंड कि जेम्स नाम के एक आदमी था, वही सेम केस है ना। उसने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था बट असलियत का था वो आदमी, तो उसने केस फाइल किया, तो वो लायबल हुआ डिफेमेशन के लिए। फिर हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटेंशन ये सब इतना नहीं मैटर करता है। एक बार आपने गलत छाप दिया, कोई ये थोड़ी देखना आता है कि क्या इंटेंशन है क्या इंटेंशन नहीं है। फिर हम लोग के पास एक और केस है गारबेट वर्सेस हेल। इसमें क्या कहते हैं कि डिफेंडेंट ने एक अपने मैगजीन में फ़ोटो पब्लिश करी, मतलब फ़ोटो कुछ इस तरीके से पब्लिश करी थी ना कि जो प्लेंटिफ था उसके पास एक वो मतलब प्लेंटिफ जो था वो अपना बिजनेस, एक आउटडोर फोटोग्राफर का बिजनेस चला रहा था, और उसने मतलब फ़ोटो लगाई थी कि वो कैमरा लेके पिक्चर दिखा रहा है, और वो पिक्चर जो दिखा रहा था 2 वुमेन का दिखा रहा था जो कि अनड्रेस थी, नेकेड थी, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, वैसे वुमेन की वो फ़ोटो दिखा रहा था। तो फिर क्या कहते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बोला गया कि ये डिफेमेटरी है ना। और मतलब नीचे ये लिखा हुआ था, मतलब कुछ इस तरीके से चीज़ें अरेंज थी ना कि देखने से ये लग रहा था कि वो इंसान जो है, आप सब छोड़ो जो लिखा है इसके अंदर, आप रीड करना। देखने से बस ये लग रहा था कि उसने कैमरा था उसके हाथ में, और कैमरा में दिखा रहा था, फ़ोटो दिख रही थी, उसमें 2 नेकेड वुमेन थी, ठीक है। और नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं कि अगर जिन कस्टमर्स को ऐसी फ़ोटो चाहिए ना एक्स्ट्रा पे करना है। तो ये क्या, ये डिफेमेशन ही तो हुआ ना, आपने इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर रखा है। अगर आप किसी क्लास ऑफ पर्सन को डिफेम करते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि सारे वकील चोर हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ,
है ना। तो अगर आप ऐसे कुछ बोलते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अगर जब तक आप ये ना दिखाओ कि मेरे को कोई पर्टिकुलर ज़्यादा नुकसान हुआ है बाकियों के मुकाबले, तब तक मैं सू नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। फिर और केस है हमारे पास नफर वर्सेस, मैंने बोलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, नफर वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। तो यहाँ पे लॉर्ड एटकिन, अच्छा ये ना CUT, PG, JRF इन सब का एग्जाम दोगे ना, पूछते हैं किसने कहा था, है ना। तो इसे मैं रीड करती हूँ आपको, क्योंकि ये लॉर्ड एटकिन ने बोला है ना। तो देयर कैन बी नो लॉ दैट अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट मेड ऑफ अ फर्म और ट्रस्टी और द टेनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड द वर्ड्स वुड रीजनेबली बी अंडरस्टूड एज पब्लिश ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फर्म और ईच ट्रस्टी और ईच टेनेंट. The reason why libel published of a large or indeterminate number of person described by some general name generally fails to be actionable is the difficulty of establishing that the plaintiff was in fact included in the defamatory statement. तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई क्लास ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट किसी ने डिफेमेशन किया तो आप लोग केस नहीं फाइल कर सकते। आप लोग कर सकते हो, बट आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। रीज़न मना करने का ये होता है कि हम लोग इस वजह से नहीं अलाउ करते क्योंकि हमें मुश्किल हो जाएगा किसको नुकसान हुआ है किसको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट था ना, ऐसे तो कितनों का केस बन जाएगा। करेक्ट। फिर अगला है हमारे पास डिफॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप फर्म। तो कॉरपोरेशन एक फिक्शियस पर्सन होता है, हमें पता है कि कॉरपोरेशन जो है वो एक ऐसा पर्सन जुरिस्टिक पर्सन होता है। तो अब कॉरपोरेशन को तो कोई हेट नहीं कर सकता है या लोग उससे तो अवॉइड नहीं करेंगे, तो इस वजह से कॉरपोरेशन सू नहीं कर सकता है डिफॉर्मेशन के लिए कि भैया उसकी पर्सनल रेपुटेशन हार्म हुई है। हाँ, अगर कॉरपोरेशन की रेपुटेशन मतलब उसका ब्रांड नेम कोई ख़राब करता है कुछ करता है, वो उसके लिए अलग अलग चीज़ है ना। बट वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मेरी कोई पर्सनल रेपुटेशन, क्योंकि कोई इंसान ही नहीं हो तो फिक्शियस पर्सन है ना। हाँ, लेकिन जो उस कंपनी के अंदर है, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, उन लोगों के पास कॉज ऑफ एक्शन है, वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लो क्या कहते हैं कि नो सूट फॉर डिफेमेशन इज मेंटेनेबल बाय पार्टनरशिप फर्म एज इट इज नॉट अ लीगल पर्सन, इंडिविजुअल पार्टनर में ब्रिंग सूट इन सच केस। तो वही है कि इंडिविजुअल पार्टनर चाहे तो वो लोग सूट फाइल कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा डिफेमेशन ऑफ द डिसीज। तो डिसीज पर्सन का हम लोग मानते हैं कि जो मर चुका है इंसान वो कोई टॉर्ट का केस फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में अगर आप कुछ ऐसा कह रहे हो जो इंसान मर चुका है ना, उसकी फैमिली की फीलिंग वगैरह हर्ट हो रही है, उसकी फैमिली को कुछ हो रहा है तो केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, मतलब ये सब हम क्या पढ़ रहे थे अभी, इसके एसेंशियल्स ही पढ़ रहे थे। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वर्ड्स है वो पब्लिश होने चाहिए। पब्लिकेशन मीन्स कि ये जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है ये सबको पता होना चाहिए, है ना, सबको पता होना चाहिए। तो मतलब हर किसी को पता चल जाना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों के पास केस है हद वर्सेस हद का। इस केस में क्या हुआ कि एक एनवलप था, है ना, और कोई होगा ऐसे आसपास, उस इंक्विजिटिव था, उसने पढ़ लिया। तो यहाँ पे वो लायबल नहीं होगा पब्लिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो लेटर मान लो मैंने आपको दिया, कोई लेटर है मैंने आपको दिया, अब क्या होता है आपने रखा आपकी टेबल पे, किसी को लगता है भैया क्या है वो पढ़ लेता है, तो मेरी क्या गलती है, मैंने तो आपको पर्सनली दिया था ना। अब कोई तीसरा इंसान पढ़ रहा है तो नहीं। पब्लिकेशन मतलब क्या होता है, पब्लिकेशन मतलब किसी तीसरे इंसान के बात पता चलनी है। अगर आपने मुझे बोला मेरे तक बात है तो ठीक है, लेकिन मेरे अलावा अगर किसी और तक ये बात जाती है तो सब लोग क्या बोलते हैं, सब लोग पब्लिकेशन बोलते हैं। फिर हम लोग के पास केस है ठिकर वर्सेस रिचार्डसन का केस। अगर जो डिफेमेटरी लेटर है अगर मैं किसी को भेज रही हूँ और चांसेस हैं कि उसे कोई और भी पढ़ेगा, मे बी उसका हस्बैंड या उसने कोई क्लर्क रखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिकेशन का। मुझे पता है कि मैं उसे सपोज उसे जो है इंग्लिश आती है, मैं उसे कन्नड़ा में या बंगाली में लिख के दे रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो खुद नहीं पढ़ेगा, कोई ट्रांसलेटर होगा उससे वो पढ़वाएगा। तो ये क्या है, ये पब्लिकेशन है, मुझे पता है कोई तीसरा इंसान पढ़ेगा, मैं फिर भी दे रही हूँ। अगली चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिकेशन जो इंटेंशनल होनी चाहिए, नेग्लिजेंट भी हो सकती है। वरना लोग आजकल क्या करते हैं कि फ़ोटो इधर उधर डाल देते हैं, है ना, और क्या कहेंगे कि अरे वो तो फ़ोन ख़राब हो गया, हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आप लायबल होंगे। फिर हमारे पास एक और केस है, टीजे पोनन वर्सेस MC वर्गीस। ये इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है। इसमें ये था कि अगर सपोज़ क्या कहते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को एक लेटर दिया है, उसके अंदर कुछ डिफेमेटरी चीज़ें थी जो कि फादर इन लॉ के बारे में थी। तो हाँ, इसे क्या कहते हैं कि इसे हम लोग डिफेमेशन कहेंगे। इसे डिफेमेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है हस्बैंड और वाइफ भले से एक एंटिटी, लेकिन डिफेमेशन के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास एक और केस है, नेमीचंद वर्सेस खेमराज। यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिफेंडेंट ने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है,
प्लेंटिफ के खिलाफ और उल्टा सीधा उसके बारे में कहा। तो एक डिफेंडेंट ने क्या किया, उस स्पीच को प्रिंट करा दिया और प्रिंट आउट जो थे उसके गोडाउन में थे। अब क्या हुआ कि ये जो था कि ये पर्टिकुलर मतलब समझो एक बात को कि उसने क्या किया ना, यहाँ पे प्रिंट आउट करा के अपने गोडाउन में रख लिया। उसके बाद उसने उसे पब्लिश मतलब कहीं बांटा नहीं। तो ये बोला गया कि एक्शनेबल नहीं है, उसे रखा ही तो था ना, बस छपवाया ही था ना, कौन सा किसी और को पता चला है। अब क्या-क्या डिफेंसेस है डिफेमेशन के। सबसे पहली चीज़ जस्टिफिकेशन और ट्रूथ। अगर जो आप भी प्रूव कर दो कि जो छपवाया है वो सच है ना? तो फिर क्या कहते हैं कि अगर मान लो कोई चीज़ सच है, उससे रिलेटेड कुछ होता है तो फिर उसके लिए क्यों? वो तो भैया सच ही बोला है ना उसने। और भले से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सच बोला तो मैं ये नहीं कह सकती कि अरे इसके मन में मैलिस था, ऐसा था, वैसा था। सच है ना, वो सफिशिएंट है। ठीक है? और अगर मान लो कोई स्टेटमेंट झूठ है, कोई इंसान कहे कि नहीं मुझे तो लग रहा था सच है, उसने सच जान के किया है, तो भी वो लायबल होगा। फिर हमारे पास केस है राधेश्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ। जो डिफेंडेंट था वो एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर था एक न्यूज़पेपर का, तो बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स थे जो कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट थे। तो फिर क्या कहते हैं कि मतलब उल्टी-सीधी बातें लिख दी थी कि गलत सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया है, ब्राइब लिया है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जब डिफेमेशन का एक्शन लिया गया तो डिफेंडेंट प्रूव ही नहीं कर पाया कि जो उसने बोला था वो सही है या नहीं। तो क्या हो गया, वो डिफेमेशन के लायबल हो गया। एक तो उसने आवाज़ उठाई, सोचो ना किसी नेता के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो प्रूफ के साथ आवाज़ उठाओ। उनको प्रूफ मिटाते देर नहीं लगती है। अच्छा एक और चीज़, मान लो कोई लिबल कोई कर रहा है, भले से सही है, लेकिन उसकी टेंडेंसी ये है कि ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस हो जाएगा उससे। और तो फिर क्या कहते हैं कि ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं कि हम उसे एक्शनेबल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना होता है हमें। जितना बड़ा ट्रूथ है उतना बड़ा लिबल हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे तो मैं ये चीज़ लिखी है एक्सेप्शन 1 जो सेक्शन 499 आईपीसी का था और इंग्लैंड में लिबल एक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी है कि एक्यूज़ को प्रूफ करना पड़ेगा कि सिर्फ यही नहीं दिखाना कि स्टेटमेंट जो था ट्रू था, साथ ही दिखाना कि पब्लिक इंटरेस्ट में। मान लो कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि पूरी पब्लिक पीस बिगड़ जा रहा है तो भैया दिखाना पड़ेगा ना कि लोगों के फ़ायदे के लिए था। अगला चीज़ क्या है, फेयर कमेंट। कमेंट मतलब क्या होता है, फैक्ट नहीं होता, मेरे अपने ओपिनियन होते हैं, मतलब मैं उसे क्रिटिक करती हूँ उसका। तो अगर मैं क्रिटिकली किसी चीज़ को एनालाइज़ करती हूँ जो फैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरा खुद का इन्वेंशन नहीं है, तो वो भी अलाउड है। बट ये जैसे होता है ना कि रिव्यू होते हैं, फिल्म रिव्यू होते हैं, सब क्या फेयर कमेंट होता है। तो ये ऑथर, एडिटर, क्रिटिक्स इन सबको मिलता है। तो फेयर मतलब क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, बिना किसी मैलिस के होना चाहिए और अपने से कोई फैक्ट उन लोगों को नहीं बना देना है। फिर अगला है क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कंपनीज, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक मीटिंग्स, पिक्चर्स, थिएटर, पब्लिक एंटरटेनमेंट, टेक्स्ट बुक, नोवेल, ये क्या है, ये सब मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है। कोई पूछे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है तो ये सब क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर है। फिर हमारे पास एक और केस है मैक्वायर वर्सेस वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज़ कंपनी। तो एक कमेंट था, है ना? तो वो कमेंट क्वेश्चन में था, वो कमेंट क्या था, ये था कि 3 एक्ट म्यूजिकल अब्सर्डिटी रिटन एंड कंपोज्ड बाय टीसी मैक्वायर इज कंपोज्ड ऑफ नथिंग बट नॉनसेंस ऑफ नॉट अ वेरी ह्यूमरस कैरेक्टर व्हिच द म्यूजिक इज फार फ्रॉम अट्रैक्टिव। ये इसी क्रिटिसिज्म था, मतलब ये पूछा गया कि जो इसे हम लोग डिफेमेशन बोलेंगे कि क्रिटिसिज्म बोलेंगे, तो क्रिटिसिज्म था, एक्शनेबल नहीं था। फिर हमारे पास और केस है, मैंने आपके लिए एकदम पैक्ड करके बनाए केसेस को, है ना? तो आप थोड़ा जिससे कि आप अच्छे नंबर लेके आ पाए तो अच्छे नंबर लेके आइएगा। फिर हमारे पास केस है तुषार कांति घोष वर्सेस बीना भौमिक। इसमें अमृत बाज़ार पत्रिका थी, उन्होंने पब्लिश किया कि एक न्यूज़ आइटम पब्लिश किया जिसमें स्टेटमेंट लिखा था डे लाइट रॉबरी, है ना? तो फैक्चुअली वो गलत था। तो ये क्या हुआ कि वो फेयर कमेंट का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। फिर अगला डिफेंस है हमारे पास प्रिविलेज। प्रिविलेज 2 तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट मतलब जहाँ पे आपको पूरा प्रिविलेज, आप जो मर्जी हो बोल सकते हो, है ना? तो जैसे हमारे पार्लियामेंट वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो गई, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई, मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीज़ें हैं, है ना? तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर वाले हैं, वो लोग अगर किसी बिल वगैरह को डिस्कस करते हैं तो उनके पास पूरी छूट होती है कुछ भी बोलने का, जैसे कि सही चीज़ बाहर निकल के वरना, ताकि उन्हें तोड़ मरोड़ के चीज़ें ना बोलनी पड़े, सीधा सीधा बोल सके। फिर हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आप सब पढ़ना डिटेल में। फिर हमारे पास एक और केस है जीवन मल वर्सेस लक्ष्मण दास। तो अगर यहाँ पे एक विटनेस एक रिमार्क किया जो कि एकदम ही इररिलेवेंट है ना? जो हमारा मैटर ऑफ इंक्वायरी था जिसके रिगार्डिंग इंक्वायरी चल रही थी उससे एकदम ही कोई लेन देन ही नहीं है।
तो वो प्रिविलेज नहीं है। फिर अगला जो हमारा प्रिविलेज होता है क्वालिफाइड प्रिविलेज, मतलब है प्रिविलेज लेकिन पूरा नहीं है, बट इसका ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो है वो बिना किसी मैलिस के होना चाहिए और मौका होना चाहिए, मतलब कोई इवेंट है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है, देयर मस्ट बी ओकेजन। ये नहीं कि आप अंधाधुन कुछ भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं तो मन का साफ आदमी हूँ, वैसे नहीं चलेगा, है ना। तो अगली चीज़ क्या है, रेसिप्रोसिटी इज एसेंशियल, मतलब अगर कोई न्यूज़पेपर वाला या कोई भी इंसान ये कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब मान लो उसकी ड्यूटी है, हाँ भैया मेरी लीगल ड्यूटी है, मेरी सोशल या मोरल ड्यूटी है, तो साथ में ये सामने वाले लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए रिसीव करने की भी। अब मान लो मेरी ड्यूटी है कि नेता के बारे में बताने की, तो जो पब्लिक है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि नेता के बारे में जानने की, है ना। तो वो प्रिंसिपल जिस पर क्वालिफाइड प्रिविलेज बेस्ड है, वो क्वालिफाइड प्रिविलेज बस इसीलिए कि वेलफेयर के लिए है, तो कुछ कुछ जगह अलाउड रहता है। फिर यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें जैसे कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स ऑफ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पजेस क्वालिफाइड प्रिविलेज, तो अगर कोई रिपोर्ट्स देता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग से तो वो क्वालिफाइड रहता है, लेकिन रिपोर्ट और कमेंट में फ़र्क होना चाहिए, अगर वो मिक्स है तो कोई प्रिविलेज नहीं है। अगली चीज़ मैलिस, तो क्वालिफाइड प्रिविलेज में मैलिस नहीं होना चाहिए, अगर मैलिस है तो भैया वो डिफेमेटरी ही होगा। तो मैलिस को प्रूफ करने के हमारे पास तरीके होते हैं। पहला कि राइटर जो है वो ऑनेस्टली नहीं जानता था, सच में वो उसे सच मानता था, है ना, उसे लगता नहीं था कि वो गलत है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो राइटर है उसको क्या कहते हैं कि द राइटर इज मूव्ड बाय हेट्रेड और डिसलाइक और डिजायर टू इंजॉय द सब्जेक्ट ऑफ द लेबल, ठीक है, मतलब कि मैलिस कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तीसरा ये दिखाना कि आउट ऑफ एंगर प्रेजुडाइज और रॉन्ग मोटिव द राइटर कास्ट एस्पर्शंस ऑन अदर पीपल रेकलेसली वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, मतलब बिना किसी के वो किसी को कुछ भी बोले जा रहा है अंधाधुन। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, प्लेंटिफ के ऊपर होगा। इनुएंडो, अगर इनुएंडो है तो प्लेंटिफ को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया ये जो था इसका डबल मीनिंग था, ये बात का साफ सीधी बात नहीं बोली गई थी। और अगर मान लो कि जैसे मैंने बताया एक डिफेंस है कि ट्रूथ है वो, तो अगर डिफेंडेंट जो है वो ये डिफेंस ले रहा है ट्रूथ का, तो उसे बताना पड़ेगा कि क्यों भैया ये सच क्यों है, ठीक है। और कोई अगर फेयर कमेंट का डिफेंस लेता है तो उसे दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर उसने कुछ भी मिस स्टेटमेंट नहीं लिखा, कुछ भी इसके अंदर उसने उल्टा सीधा नहीं लिखा है। तो अगर कोई क्वालिफाइड प्रिविलेज का डिफेंस लेता है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भैया ऐसा ओकेजन था, ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रिविलेज है ना। और ये तो पढ़ रखा है आप लोगों ने। फिर हमारे पास केस है मैंने पूरा शंकुनी वाला केस है, इसमें बोला गया कि कॉमन लॉ के अंदर अगर मान लो कोई इंसान है वो मर जाता है तो उसका डिफेमेशन का एक्शन भी नहीं ले सकता क्योंकि वो मर गया। और वहीं पे अगर हमने सेक्शन 306 देखे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का और उसके रूल 1 और 11 पढ़े ऑर्डर 22 CPC का, तो इससे बात पता चलती है कि इसमें भी सेम बात लिखी है कि अगर वो मर गया तो उसका कॉज ऑफ एक्शन चला जाता है। अगर मान लो क्या कहते हैं कि केस चल रहा था और प्लेंटिफ के फेवर में जो है सूट आता है और किसी ने अपील फाइल करी है तो केस आगे चल सकता है, लेकिन अगर मान लो कि प्लेंटिफ के फेवर में नहीं आया, वो मर गया, तो डिफेमेशन का केस आगे नहीं चलेगा। क्या क्या रेमेडीज होते हैं डिफेमेशन के लिए, तो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ रेमेडी होते हैं डिफेमेशन में, वो होता है डैमेजेस, या फिर आप इंजंक्शन कि भैया ये जो छाप रहे हो उसे वहीं पे बंद करा दो, या तो आप पनिशमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ दे सकते हो। और अगर मान लो क्या कहते हैं कि आप एग्रावेटेड डैमेजेस ले सकते हो, मतलब ज़्यादा डैमेज ले सकते हो अगर आप प्रूव कर सकते हो कि अग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस प्रूव कर सकते हो कि इसका मैलिस था, ये इसकी रेकलेसनेस थी, या जो भी चीज़ आप प्रूव कर दो, है ना। और अगर आपको डैमेजेस कम कराना है तो आप बता सकते हो, आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस प्रूव कर सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन थी तो मैंने पब्लिश किया था। और अपॉलॉजी भी हो सकता है कि अगर मान लो आपने माफ़ी मांगी और प्लेंटिफ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोग को डिफॉर्मेशन क्लियर है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। हरे कृष्णा।